एक ऐसी जादुई दुनिया जहां हर किसी के पास होती है कोई न कोई जादुई ताकत। लेकिन इस दुनिया में एक लड़का ऐसा भी है जो पैदा तो हुआ बिना किसी जादू के, पर उसके इरादे लोहे जैसे मजबूत। उसका सपना है बनना विजार्ड किंग। क्या बिना जादू के वो ये सपना पूरा कर पाएगा? कभी हार न मानने वाली उसकी मेहनत, उसका जुनून, क्या उसे बना पाएगा इस जादुई दुनिया का सबसे महान जादूगर? आइए देखते हैं ये रोमांचक सफर। इस कहानी में कहानी की शुरुआत होती है एक बात में। हम देखते हैं कि हे विलेज में एक फादर दो बच्चों को चर्च के अंदर ले जाता है जिन्हें किसी ने चर्च के बाहर छोड़ दिया था। तब वो कहते हैं है ये लोग शांत हो गए हैं। तो क्या ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं? पर इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा। एक बच्चा काफी ज्यादा शांत लग रहा है और ये दूसरा वाला थोड़ा शैतान सा लग रहा है। तो इस शांत से बच्चे का नाम है यूनो और इस शरारती बच्चे का नाम है आस्था। और फिर हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ फार्मर्स अपने मैजिक से फार्मिंग कर रहे होते हैं और यहाँ चर्च के पास आस्था सिस्टर लिली से कह रहा होता है, एक दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, सो प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। और सिस्टर लिली उसे मना कर देती हैं। हम देखते हैं कि आस्था बिल्कुल भी मान नहीं रहा होता और तब लिली अपने मैजिक से आस्था को एक पंच मारती हैं और फिर आस्था से माफी मांगने लगती हैं। पर हम देखते हैं कि आस्था फिर भी नहीं मानता और तब हम देखते हैं यूनो अपने मैजिक से उसे रोक देता है। और तब आस्था कहता है, बीच में तुम क्यों आ रहे हो? तो यूनो कहता है, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बहुत बेकार है और अगर तुम ऐसे ही रहे तो कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी। तब आस्था गुस्से में कहता है, हम साथ साथ बड़े हुए हैं और अब मुझे ये कह रहे हो? तो यूनो कहता है, आज तो सिस्टर लिली गॉड की सेवा करती हैं इसलिए वो किसी से शादी नहीं कर सकती। तब आस्था यूनो को लड़ने के लिए कहता है पर यूनो मना कर देता है। और तब नस कहता है, रहने दो, हंसना मत, तुम यूनो को कभी नहीं हरा सकते। और तब आस्था कुछ करने की कोशिश करता है। तब नस कहता है, तुम्हारे पास मैजिक नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे आगे का कोई लड़का भी ऐसा कर पाए। तब आस्था कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मुझसे तमीज से बात करो। तब नस कहता है, बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। जिसके पास जितना ज्यादा मैजिक होता है वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और तुम तो कोई मैजिक यूज ही नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें अपना स्पेशल मूव दिखाना ही होगा। और हम देखते हैं वह एक्सरसाइज करने लगता है। दूसरी तरफ यूनो अपनी मैजिक से कपड़े सुखा रहा होता है जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तब यहाँ हम देखते हैं फादर और सिस्टर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, यूनो ही इस चर्च की इकलौती उम्मीद है। और यहाँ से लिली आस्था से कहती है, बहुत जल्दी अवॉर्डिंग सेरेमनी आने वाली है और जब तुम्हें ग्रिमोइरे मिल जाएगी तब तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसे सुनकर आस्था बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जब मैं ग्रिमोइरे हासिल कर लूंगा तब मैं मैजिक नाइट्स ज्वाइन करूंगा और फिर विजार्ड किंग बन जाऊंगा। क्या मैं सही कह रहा हूं ना यूनो? अब यूनो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है जिससे आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो भागते हुए कहता है, तुम लोग बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। और यहाँ सिस्टर लिली यूनो से कहती है, आस्था के साथ अच्छे से बिहेव करो। और सोचती है यूनो हमेशा से रोता रहता था पर जिस दिन वो जख्मी आस्था के साथ घर वापस आया उसी दिन से वो पूरी तरह बदल गया और उसके बाद से मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। और मुझे याद आया उसी दिन से ये दोनों ही बदल गए हैं और आस्था भी हमेशा गंदे कपड़ों में घर वापस आने लगा। पता नहीं वो वहां जाकर क्या करता है। और अब हम देखते हैं आस्था एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है, मैं विजार्ड किंग बन के रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, पर उससे पहले मुझे अपने आप को ट्रेन करना होगा। और वो दोबारा से एक्सरसाइज करने लगता है। और तब हमें बताया जाता है मार्च में जब डंडेलियों के फूल हवा में उड़ने लगते हैं तब साल में एक बार क्लोवर किंगडम में सभी जगह से 15 साल से बड़े बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें ग्रिमोइरे टावर बुलाया जाता है ताकि उन्हें उनकी ग्रिमोइरे मिल सके जिसकी मदद से वो अपनी मैजिकल पावर्स को बढ़ा सकें। और यहाँ ग्रिमोइरे टावर के अंदर आस्था सोचता है, एक बार जब मुझे ग्रिमोइरे मिल जाएगी तब मैं भी मैजिक यूज कर पाऊंगा और तब मैं यूनो को पीछे छोड़ दूंगा। अब वहाँ कुछ बच्चे आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं, हमें यकीन नहीं होता कि ऐसे बच्चे भी मैजिक नाइट्स का एग्जाम देंगे। सिर्फ नोबेल फैमिलीज और रॉयल फैमिलीज में ही इतनी ताकत होती है जो इस एग्जाम को पास कर सकें और इनमें से एक तो कोई मैजिक भी नहीं यूज कर सकता। ये पूरी कंट्री में अकेला ही होगा जो कोई मैजिक ही नहीं यूज कर सकता। और तभी वहाँ ग्रिमोइरे टावर का मालिक आता है और वो सबको वहाँ आने के लिए बधाई देता है और वो कहता है, हमारे एरिया से ना तो आज तक कोई विजार्ड किंग बना है और ना ही मैजिक नाइट्स में किसी ने हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंच बनाई है। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि शायद तुम में से कोई एक किसी दिन विजार्ड किंग बन जाए और अब तुम्हारी ग्रिमोइरे लेने का समय आ चुका है।
और यहाँ हम देखते हैं सभी लोगों को उनकी उनकी ग्रिमोइरे मिल जाती है। और तब आस्था कहता है, क्या मेरी ग्रिमोइरे की कहानी लेट हो गई है? तब टावर का मास्टर कहता है, तुम अगले साल ट्राई करना। जिसे सुनकर सभी लोग आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं यूनो की ग्रिमोइरे अचानक से चमकने लगती है। और तब सभी लोग देखते हैं वो एक 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोइरे होती है। तब फादर कहते हैं, ये तो वही ग्रिमोइरे है जो पहले विजार्ड किंग को मिली थी। तब सिस्टर लिली कहती हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर और गुड लक है। तो यूनो कहता है, सभी लोग सुन लो, अगला विजार्ड किंग मैं बनूंगा। और सभी लोग उसे चीयर्स करने लगते हैं। तब आस्था गुस्से में कहता है, तुम बस इंतजार करो यूनो, बहुत जल्दी मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा अकेला कॉम्पिटिटर हूं। तब यूनो कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और वहां से चला जाता है। और फिर यहाँ आस्था कह रहा होता है, मुझे लगा था कि जब मुझे ग्रिमोइरे मिल जाएगी तो मैं मैजिक यूज कर पाऊंगा, पर अब देखो मुझे तो कोई ग्रिमोइरे मिली ही नहीं। रुको, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा यूनो, किस्मत। मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा, चाहे इसमें मुझे 100 साल ही क्यों न लग जाएं। और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे मेरी ग्रिमोइरे नहीं मिल जाती। और मैं विजार्ड किंग बनकर यह साबित कर दूंगा कि इस दुनिया में कोई भी असम बन सकता है, चाहे वो एक गरीब और अनाथ बच्चा ही क्यों न हो। और तुम मेरा इंतजार करना यूनो। और तभी हम देखते हैं एक बच्चा यूनो से जलकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूनो बिना अपनी ग्रिमोइरे को यूज किए ही उसके अटैक को रोक देता है। और तभी हम देखते हैं दीवार से एक छाया निकलने लगती है और वो दोनों बच्चे कांपने लगते हैं। तब वहां एक आदमी आता है और कहता है, मैं तुम्हें इस तरह खुला नहीं छोड़ सकता, और हाँ, इसे खोलने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरा मैजिक दूसरों की मैजिक और उनके मूवमेंट्स को रोक देता है। तब यूनो पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तब वह आदमी कहता है, मेरा नाम है रैप्ची। मैं पहले एक मैजिक नाइट था, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब मैं सिर्फ एक चोर हूँ और अब मैं तुम्हारी ग्रिमोइरे ले रहा हूँ। तब यूनो कहता है, तो तुमने अपना नाम रैप्ची बताया है, तो इतना तो जानते ही होगे ना कि ग्रिमोइरे को चुराना बेकार है, क्योंकि मैं जानता हूँ ग्रिमोइरे को सिर्फ वही यूज कर सकता है जिसे ग्रिमोइरे ने खुद चुना हो। ब्लैक मार्केट में इस ग्रिमोइरे की बहुत कीमत है। चाहे 4 लीफ क्लोवर ने तुम्हें ना चुना हो, पर तुम अभी भी सिर्फ एक बच्चे पर हाथ डाल रहे हो। फिर रैप्ची कहता है, तुम्हारी गले की ये नेकलेस भी काफी अच्छा लग रहा है। और तभी हम देखते हैं आस्था वहां पहुंचता है और दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो कहता है, आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुमने यूनो की ग्रिमोइरे चुरा ली हैं? तो तुम एक चोर हो। तब रैप्ची कहता है, ओह, तो तुम वही लड़का होना जिसे ग्रिमोइरे नहीं मिली थी? आस्था कहता है, हाँ, मैं वही हूँ, और वो ग्रिमोइरे सिर्फ उसके असली मालिक के पास ही रहनी चाहिए। तो यूनो की ग्रिमोइरे उसे वापस दे दो। तब रैप्ची कहता है, हिम्मत तो देखो तुम्हारी, तुम मुझे रोकोगे? और वो अपना मैजिक यूज करने लगता है। तब यूनो आस्था से कहता है, भागो, जल्दी भागो। और जैसे ही आस्था बचने की कोशिश करता है, रैप्ची की जंजीरें उसे पकड़ लेती हैं और हम देखते हैं वो चेन आस्था पर जानलेवा हमला करती है। तो ये हैं सारे मैजिक यूजर्स, ये सब कुछ कर सकते हैं? आस्था सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी फिजिकल ट्रेनिंग के बावजूद मैं इससे हार गया। तब रैप्ची आस्था पर हंसने लगता है और आस्था गुस्से में कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं एक दिन विजार्ड किंग बनकर रहूंगा। तब रैप्ची कहता है, मेरे पास एक खास चीज़ है जिससे मैं किसी की भी मैजिकल पावर का पता लगा सकता हूँ, और तुम्हें देखकर तुम्हारे अंदर तो मैजिक का एक कतरा भी नहीं है। शायद इसी वजह से तुम्हें कोई ग्रिमोइरे नहीं मिली। इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, और तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं है, तो तुम तो बहुत स्पेशल हो। आस्था सोचता है, अगर ये सच है तो फिर चाहे मैं जितना भी ट्राई कर लूँ, मैं कभी भी मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा। तब रैप्ची कहता है, विजार्ड किंग बनने का सपना तो भूल ही जाओ, तुम्हें कोई जॉब भी नहीं मिलेगी, और तुम्हारा दोस्त वो तो तुम्हारी हालत देखकर हंसेगा। इस दुनिया को तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, तुम तो बस एक लूजर हो। आस्था फिर सोचता है, क्या ये सच है? चाहे मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, तो शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन तभी यूनो की आवाज़ आती है, आखिर तुम किसे लूजर कह रहे हो आस्था? यूनो आगे कहता है, ये बात सच है कि तुम विजार्ड किंग नहीं बन सकते, क्योंकि विजार्ड किंग तो मैं बनूंगा, लेकिन तुम आस्था के बारे में गलत सोच रहे हो। आज से कोई भी आस्था को लूजर नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरा राइवल है। और तब आस्था यूनो से कहता है, जरा हटो यूनो, मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ। और तभी हम देखते हैं आस्था के सामने एक ग्रिमोइरे आ जाती है, वो भी 5 पत्तों वाली ग्रिमोइरे। यूनो कहता है, मुझे पता था हंसने वाले, तुम्हें ग्रिमोइरे जरूर मिलेगी। और तभी आस्था की ग्रिमोइरे से एक तलवार बाहर आने लगती है। रैप्ची हैरान होकर कहता है, पर तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं थी, तो फिर ये ग्रिमोइरे
तुम्हें कैसे मिल गई। और तभी हमें बताया जाता है 3 पत्तों वाली क्लोवर विश्वास, उम्मीद और प्यार को दर्शाती है। चौथा पत्ता अच्छी किस्मत, गुड लक का प्रतीक होता है। और 5वां पत्ता, उसमें एक डेविल, राक्षस वास करता है। और अब हम देखते हैं, हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां आस्था और यूनो भाग रहे होते हैं और यूनो भागते भागते गिर जाता है और उसे चोट लगती है। तब आस्था उसे उठाते हुए कहता है, तू ऐसे मत रो, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। और फिर दोनों पहाड़ी की ओर भागने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। आस्था कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आप मुझसे शादी करके मेरे लिए ऐसा खाना बनाना। तब सिस्टर लिली हंसते हुए कहती हैं, असल में ये खाना फादर ने बनाया है, तो क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगे। ये सुनकर आस्था चिढ़ जाता है और यूनो से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, सिस्टर लिली किसी से शादी नहीं कर सकती। तब वह जोर से कहता है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद सिस्टर लिली उन दोनों को विजिट किंग की कहानी सुना रही होती हैं, जिसमें लिखा होता है कि कैसे पहले विजिट किंग ने एक राक्षस को हराकर शांति स्थापित की थी। अगले दिन आस्था सिस्टर लिली से विजिट किंग के बारे में पूछने लगता है। सिस्टर लिली बताती हैं, विजिट किंग एक टाइटल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। विजिट किंग की ही वो शक्ति है जिसकी वजह से क्लोवर किंगडम में शांति बनी रही है और वह राजा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। तब आस्था उत्साहित होकर कहता है, तो फिर तय हो गया, अगला विजिट किंग मैं बनूंगा। ये सुनकर सिस्टर लिली और यूनो दोनों चौंक जाते हैं। तब सिस्टर पूछती हैं, क्यों बनना चाहते हो तुम विजिट किंग। आस्था आत्मविश्वास से जवाब देता है, क्योंकि विजिट किंग ने राक्षस को हराया था, इसका मतलब है वो जरूर बहुत ताकतवर और कूल होंगे। मैं भी बड़ा होकर उनके जैसा बनना चाहता हूँ और जब मैं एक बार विजिट किंग बन गया तब मैं आप सबकी जिंदगी बेहतर बना दूंगा और इस टूटी फूटी चर्च को भी ठीक करवा दूंगा। और फिर जोश में कहता है, जब मैं विजिट किंग बन जाऊंगा तब आप मुझसे शादी कर लेना। पर सिस्टर लिली फिर से मना कर देती हैं। इसके बाद हमें सर्दियों का मौसम दिखाया जाता है और आस्था अपने मैजिक को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तब आस्था कहता है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, फिर आप मुझसे शादी कर लेना। लेकिन सिस्टर लिली फिर से मना कर देती हैं और आस्था रोते रोते जिद करने लगता है। उधर यूनो बच्चों को संभाल रहा होता है और कहता है, मैं इसे संभाल लेता हूँ, एक फ्यूचर विजिट किंग के लिए ये कितना भी मुश्किल क्यों न हो। आखिर में सिस्टर लिली ही उसे चुप करवाती हैं। तभी फादर वहां आ जाते हैं और यूनो और आस्था में से किसी एक को एक काम करने के लिए कहते हैं। आस्था उस काम को करने के लिए बेहद उत्साहित होता है, लेकिन फादर वो जिम्मेदारी यूनो को देते हैं और कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी है, इसलिए मैं इसे आस्था को नहीं दे सकता। चुपचाप ये काम तुम कर लो। मुझे साथ वाले गांव के मेयर से मिलना होगा क्योंकि हमें सर्दियों के लिए खाना चाहिए। तब यूनो वह लेटर लेकर वहां से चला जाता है। उधर रेखा आस्था से कहती है, अगर तुम मैजिक नहीं चला सकते तो कम से कम लड़कियां ही पटाने की कोशिश कर लो, आखिरकार कुछ तो काम आओ। एक आदमी जिसके पास पैसे नहीं होते उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन तभी यूनो वहां से गुजर रहा होता है और उसे पेंडेंट को देखकर वो आदमी मुस्कुरा देता है। हाँ, यूनो वह लेटर सफलतापूर्वक डिलीवर कर देता है। तब वही आदमी यूनो को रोक लेता है। उधर सिस्टर लिली यूनो की फिक्र कर रही होती है। फिर वो आदमी यूनो को पकड़ लेता है और उसका पेंडेंट छीन लेता है। यूनो रोते रोते अपना पेंडेंट वापस मांगता है और अपनी मैजिक को इस्तेमाल करने लगता है। तब वह आदमी कहता है, अगर तुम इस बेकार से स्पेल से मेरे साथ लड़ोगे तो मारे जाओगे। पर तभी आस्था वहां आ जाता है और उस आदमी पर कूद पड़ता है, लेकिन वह आदमी उसे जोर से दूर फेंक देता है। फिर भी आस्था हार नहीं मानता। वो बार बार उठता है और बार बार पिटता है, पर उस आदमी को नहीं छोड़ता। वो आदमी तंग आकर आस्था को और भी बुरी तरह मारता है, लेकिन फिर अचानक हार मानकर वो आदमी यूनो का पेंडेंट वहीं फेंक कर चला जाता है। आस्था जमीन पर गिर जाता है। यूनो भागकर आता है और रोते हुए माफी मांगता है। तू मेरी इतनी चिंता मत कर, मैंने तुझे पहले ही कहा था, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और अब वर्तमान में यूनो सोच रहा होता है, तुमने हमेशा वो किया है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। उधर रायल चीख रहा होता है, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं था, फिर ये ग्रीमोर कैसे आया, आखिर तुम हो क्या। और तभी वह अपनी चेन उतारकर आस्था पर हमला करने लगता है, पर आस्था अपनी तलवार से उसके मैजिक को काट देता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करता है। चाहे मेरे पास कोई जादुई शक्ति न हो, मैं फिर भी विजिट किंग बनकर रहूंगा। कभी हार न मानना, यही मेरा मैजिक है। और वो उसे दीवार में दे मारता है। मैंने हमेशा अपनी बॉडी को ट्रेन किया है और आखिरकार आज वो मेहनत काम आ ही गई। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां यूनो आस्था से माफी मांग रहा होता है। तब आस्था मुस्कुराकर कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं विजिट किंग बनूंगा और मैं तुम्हें और बाकी सबको बचाऊंगा।
तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सबको ये साबित कर दूंगा, चाहे आप गरीब हो या अनाथ, आप फिर भी विजिट किंग बन सकते हैं। कोई भी बन सकता है अगर वो दिल से चाहे, चाहे वो मैं हूं या फिर तुम। तब यूनो अपने आंसू पोंछता है और कहता है, अब से मैं कभी नहीं रुकूंगा। मैंने ठान लिया है, मैं भी विजिट किंग बनूंगा। मैं भी स्ट्रांग बनूंगा ताकि तुम सबको बचा सकूं, और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और अब वर्तमान में आस्था यूनो को अपनी ग्रीमोर दिखा रहा होता है। तब यूनो मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुमने आज मुझे फिर से बचा लिया, और एक दिन मैं इस उधार को जरूर चुकाऊंगा। आस्था, क्या तुम्हें हमारा वादा याद है? तभी हमें फ्लैशबैक में वह वादा दिखाया जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे को अपना राइवल मानते हैं। तब आस्था मुस्कुराकर कहता है, मुझे तो लगा था तुम भूल चुके होगे। यूनो जवाब देता है, वो तुम थे आस्था, जिसने मुझे उम्मीद दी थी कि हम जैसे लोग भी इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं, और उस वादे को पूरा करने के लिए हम दोनों अपनी पूरी जान लगा देंगे। और फिर अचानक एक डेमन शहर पर हमला कर देता है। उसे एक विजार्ड नाइट हराता है। हमें बताया जाता है, जब एक डेमन की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में थी, तब एक अकेले विजार्ड नाइट ने आकर पूरी इंसानियत को बचाया था, और तभी उसे विजार्ड किंग की उपाधि दी गई। वो बन गया। एक आज हमें क्लोवर किंगडम का वर्तमान विजार्ड किंग दिखाया जाता है, जो पूरे किंगडम में शांति बनाए रखता है। फिर हमें बताया जाता है कि मैजिक नाइट्स की अलग अलग स्क्वाड्स होती हैं, और वो सब विजार्ड किंग के अधीन होती हैं। ये सभी मिलकर अपने देश को सुरक्षित रखते हैं। अब हम देखते हैं, आस्था अपनी तलवार के साथ जोरदार ट्रेनिंग कर रहा होता है। एक चिड़िया बार बार उसके ऊपर मंडरा रही होती है। आस्था अपनी ग्रीमोर को देखकर कहता है, चाहे मेरे पास कोई मैजिक न हो तो क्या हुआ, मैं फिर भी ऊंचाइयों को छूकर दिखाऊंगा। वो फिर से अपनी तलवार थामकर ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है यूनो भी इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा होगा, तो मैं भी पीछे नहीं हट सकता। तब हमें बताया जाता है, आस्था मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि अब से 6 महीने बाद क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल में होगा। दूसरी तरफ यूनो भी कड़ी मेहनत कर रहा होता है। वो कहता है, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी होगी। मुझे पूरा यकीन है वो भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। ग्रीमोर टावर के अंदर फादर चिंता जताते हैं, यूनो को तो मैं समझता हूँ, लेकिन क्या आस्था को भी इस एग्जाम में अलाउ करना सही रहेगा? तब ग्रीमोर टावर के मालिक कहते हैं, अगर वो करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे साथ और भी बच्चे थे यहाँ, लेकिन लगता है वो लोग एग्जाम देने से डर गए। फादर फिर वही सवाल बार बार दोहराते हैं। मालिक मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मुझे लगता है कि अगर आस्था रॉयल कैपिटल चला गया तो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, है ना? फादर झूठ छुपाते हुए कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो बस ये पता है कि आस्था तो फेल ही होने वाला है, तो फिर इस एग्जाम में हिस्सा लेने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी बच्चे भी उसे बहुत मिस करेंगे, और तुम दोनों मुझे इस तरह देखना बंद करो। तभी सिस्टर लिली बोलती हैं, नहीं, मैं उसे जरूर मिस करूंगी, लेकिन उन्हें अपने अपने रास्तों पर जाना ही चाहिए। ग्रीमोर टावर का मालिक कहता है, सोचो ऐसे, अगर यूनो पास हो गया तो आस्था हार कर वापस आ ही जाएगा। फादर अब हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, चाहे यूनो चला भी जाए, लेकिन आस्था तो हमारे पास लौट ही आएगा। अब बात होती है आस्था की ग्रीमोर को लेकर। फादर पूछते हैं, क्या आपको सच में लगता है वो ग्रीमोर है? क्योंकि आस्था के पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। ग्रीमोर टावर का मालिक सोचते हुए कहता है, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ये 5 लीफ ग्रीमोर बहुत ही अजीब बात है। उधर आस्था ट्रेनिंग करते हुए चर्च की ओर बढ़ रहा होता है। रास्ते में यूनो भी उसे देख दौड़ने लगता है। दोनों साथ साथ चर्च पहुंचते हैं। हम दोनों में से पहले कौन आया? नैश जवाब देता है, यूनो तुम थोड़े से ज्यादा फास्ट थे। आस्था चैलेंज करता है, चलो देखते हैं अंदर कौन पहले जाता है। तब यूनो आस्था को हवा में उड़ा देता है और कहता है, मैं जीत गया। रात को आस्था सपना देख रहा होता है जहां वह खुद को विजार्ड किंग के रूप में देखता है। अगले दिन आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी नैश वहां आता है। आस्था पूछता है, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? नैश कहता है, मैं बोर हो रहा था तो सोचा तुम्हारे जैसे बेवकूफ की ट्रेनिंग देखकर मजे ले लूं। तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो। फिर नैश पूछता है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब तुम्हारे पास कोई मैजिक है ही नहीं तो फिर तुम मैजिक नाइट्स का एग्जाम क्यों देना चाहते हो? तुम तो उसमें फेल ही हो जाओगे ना। आस्था मुस्कुराकर जवाब देता है, पर ये तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अब मेरे पास ग्रीमोर है तो मैं मैजिक नाइट्स में दाखिल हो सकता हूँ, और एक दिन मैं विजार्ड किंग बनकर दिखाऊंगा। नैश गुस्से में भड़क उठता है, ये कभी नहीं होने वाला। हम जैसे लोगों को सपने देखने की आज़ादी ही नहीं है। आस्था उसके पास आकर जोर से कहता है, तुम इस तरह हार कैसे मान सकते हो? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तुम मुझे ही देख लो, मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा हूँ। चाहे हम जितने भी गरीब क्यों ना हो, हम फिर भी कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ।
और जब मैं मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करूंगा और विजार्ड किंग बनूंगा तो मैं ये साबित कर दूंगा। उसी रात यूनो और आस्था के जाने से पहले चर्च में एक छोटी सी विदाई पार्टी रखी जाती है। आस्था फादर की तरफ बड़े प्यार से देख रहा होता है। तब फादर कहते हैं, ये पार्टी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, असल में ये तो यूनो के लिए है, क्योंकि वही एक है जो एग्जाम पास करेगा। अगर तुम फेल भी हो गए तो कोई शर्म की बात नहीं है, और वैसे भी कोई तुमसे पास होने की उम्मीद नहीं कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। तब आस्था मुस्कुरा कर कहता है, क्या आप ये सारी बातें यूनो को भी कहेंगे? फादर चुप हो जाते हैं। आस्था थोड़ा गंभीर होकर कहता है, ये ठीक नहीं है। मैं एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा और फिर मैं सिस्टर लिली से शादी करने वापस आऊंगा। तभी सिस्टर लिली अपनी मैजिक से आस्था के ऊपर पानी फेंक देती हैं और कहती हैं, अब सब खाना खाने आ जाओ। अगले दिन सभी चर्च वाले यूनो और आस्था को अलविदा कहते हैं। नैश कहता है, इतनी चिंता मत करो, आस्था बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, और अगर तुम किसी तरह मैजिक नाइट्स में इंटर कर गए तो मैं भी मान जाऊंगा कि इस दुनिया में सपने सच होते हैं, और फिर शायद मैं भी एक मैजिक नाइट बन जाऊं। दोनों लड़के वहां से रवाना हो जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों अब इतने बड़े हो गए हैं। जब से मैं आस्था से मिली हूँ वो हमेशा से ही पूरी एनर्जी से भरा रहता था। यूनो भी उसके साथ रहते रहते स्ट्रांग बन गया है। बेस्ट ऑफ लक बॉयज। और अब बताया जाता है, गर्मियों में आस्था और यूनो ने रॉयल कैपिटल की ओर अपनी जर्नी शुरू कर दी है ताकि वो मैजिक नाइट्स एग्जाम में हिस्सा ले सकें। रॉयल कैपिटल गांव से काफ़ी दूर है। रास्ते में आस्था उत्साहित होकर कहता है, पता नहीं रॉयल कैपिटल कैसी दिखती होगी, और क्या पता हमें विजार्ड किंग से भी मिलने का मौका मिल जाए। तब यूनो गंभीरता से कहता है, उन्हें मिलने से पहले हमें सबसे पहले मैजिक नाइट्स एग्जाम पास करना होगा। तभी आस्था जोश में कहता है, मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं विजार्ड किंग बनना चाहता हूँ। यूनो मुस्कुरा कर कहता है, तुम कितनी भी जल्दी पहुंच जाओ, इससे विजार्ड किंग बनने का कोई लेना देना नहीं है। और फिर आस्था सपनों की दुनिया में खो जाता है। वो विजार्ड किंग बन चुका होता है और सिस्टर लिली को साथ ले जाकर बड़े ही शाही अंदाज में शहर घुमा रहा होता है। तभी यूनो उसे टोकरता है, तुम बिना मैजिक के उड़ भी सकते हो क्या? आस्था जवाब देता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी ग्रीमोर की मदद से ये सब कर लूंगा। अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम कुछ भी कर सकते हो। चलो, जब तक हम रॉयल कैपिटल नहीं पहुंचते तब तक लगातार ट्रेनिंग करते रहेंगे। और फिर दोनों भागने लगते हैं, तेज पूरी ताकत के साथ अपने सपने की ओर। रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन आस्था हार नहीं मानता। यूनो भी उसका साथ देता है। दोनों मिलकर हर चुनौती का सामना करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, पूरा विश्वास और जुनून लिए। और आखिरकार एक बहुत ही लंबी और थकाने वाली जर्नी के बाद आस्था और यूनो क्लोवर किंगडम की रॉयल कैपिटल के पास पहुंची जाते हैं, जहां उनका इंतजार कर रहा था मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम। एक ऐसा एग्जाम जिसमें पास होने के लिए उन्हें कई ताकतवर विरोधियों से टकराना होगा। और अब हम देखते हैं क्लोवर किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहां की अलग अलग चीजों को देखकर आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। तब यूनो कहता है, ये जगह हमारे विलेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, शायद किंग भी वहां रहते हैं। तब आस्था राहत की सांस लेते हुए कहता है, तो इसका मतलब एक दिन ये कैसल मेरा होगा। तब यूनो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है ये मेरा होगा। और आस्था कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां रहने के लिए जगह दे दूंगा। और तब वो दोनों कैसल की तरफ जाने लगते हैं। तब यहाँ चर्च में नस कहता है, आस्था के बिना ये जगह कितनी शांत लग रही है। तब सिस्टर ली कहती हैं, वो लोग अब तक रॉयल कैपिटल पहुंच चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि उनका एग्जाम अच्छा जाएगा। तब नस कहता है, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। ये ग्रेट पर्पज स्नैक्स है, ये तुम भी खाना चाहते हो। पर यूनो मना कर देता है और वो दोनों मैजिक नाइट एग्जाम के एंट्रेंस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ सभी लोग सभी पार्टिसिपेंट्स को चीयर कर रहे होते हैं। और वहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स की ग्रिमवार को देखकर नंबर दिए जा रहे होते हैं। और यूनो की ग्रिमवार को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और तब वो दोनों अंदर चले जाते हैं और यहाँ बहुत सारी बर्ड्स घूम रही होती हैं। तब एक पर्सन बताता है, ये फेमस एंटी बर्ड्स हैं। जितनी ज़्यादा कम तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स होगी, उतनी ज़्यादा बर्ड्स तुम्हारे पास आएंगी। और तब वो देखते हैं यूनो के आसपास एक भी बर्ड नहीं होती। और तब आस्था कहता है, आस्था के आसपास बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, जिसे देखकर लोग हंसने लगते हैं। और तभी आस्था एक आदमी से टकराता है। लड़ने का बहुत शौक है। और तब वहाँ उसके साथी उसे ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। तब एक लड़की कहती है, ये तो बहुत फेमस फ्यूनरल रोल का से है, जिसके पास बहुत ज़्यादा रेयर स्पेशल मैजिक है, तो बस अपनी जॉब को छोड़कर फ्लर्टी करता रहता है। और ये दूसरा है गोल्डन एग्रीपा, और इसके पास फॉक्स मैजिक है। और तब फ्यूनरल कहता है, बस करिए, एक मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन एक एग्जाम के कैंडिडेट को नहीं मार सकता। तब एक लड़की कहती है, क्या ये वही जानी है जो कि ब्लैक बुल्स का कैप्टन है?
इस गॉड ने तो हर जगह नुकसान ही किया है। तब कुछ लोग कहते हैं, मैं तो कभी इस स्क्वाड में नहीं जाना चाहूँगा। तब आस्था सोचता है, मैं तो गलत आदमी से भिड़ गया, और अपने सिर को छुड़ाने लगता है। तब हम देखते हैं एग्जाम होने के लिए फायरवर्क्स छूटने लगते हैं। तब यामी कहता है, लगता है तुम्हें सेकंड चांस मिल गया है, तो इसमें कुछ करके दिखाना, नहीं तो तुम्हें मैं वापस आकर मार डालूंगा। जिसे सुनकर आस्था हैरान हो जाता है, और तब वो लोग वहां से चले जाते हैं। और तब वहां एक व्यक्ति पास आकर उसका हाल पूछता है और अपना नाम सेटी ब्रोसजेरा बताता है। आस्था उसे हेलो कहता है और अपना नाम बताता है। और तब हम देखते हैं सभी स्क्वाड कैप्टन वहां आ जाते हैं। तब यूनो कहता है, आखिरकार ये लोग कौन हैं? तब आस्था कहता है, यह असली मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन के बारे में बताया जा रहा होता है। और तब वहां सबसे बेस्ट स्क्वाड का कैप्टन आता है, जिसका नाम विलियम वेंजन होता है। तब हमें बताया जाता है कि सभी बराबर हैं और इन्हीं में से किसी एक को नया विजिटिंग बनाया जाएगा। तब आस्था विजिट किंग को ढूंढ रहा होता है। तब सैक कहता है, विजिट किंग इतने छोटे इवेंट में नहीं आएंगे। सभी कैप्टन को एक साथ देखना किसी मिरेकल से कम नहीं है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनो, इस एग्जाम के सारे टेस्ट मैं लूंगा। और तब वो अपने मैजिक से हवा में एक पेड़ उगाते हैं, जो कि उन सभी को एक एक उड़ने वाला झाड़ू देता है। तब आस्था और यूनो सोचते हैं, तो इसका मतलब ये वो इंसान है जो कि विजिट किंग बनने के सबसे ज्यादा करीब है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, तो चलो अब मैं एग्जाम को शुरू करता हूँ। अब थोड़ी देर बाद सबसे पहला टेस्ट होगा और हम सभी 9 के 9 आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको नंबर देंगे। और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब हम सभी आप में से कुछ कुछ कैंडिडेट्स को अपनी अपनी स्क्वाड में इनवाइट करेंगे। अगर आपको कोई एक स्क्वाड चूज करती है तो आप वहां जाएंगे, पर अगर आपको एक से ज्यादा चूज करती हैं तब यह आपकी चॉइस होगी कि आप किस स्क्वाड में जाना चाहते हैं। पर अगर आपको किसी भी स्क्वाड कैप्टन ने नहीं चुना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो चलो, पहले टेस्ट के लिए आपको इस झाड़ू को लेकर उड़ना होगा। जो मेज अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकता है वही इसे आसानी से कर पाएगा, पर यही एक आसान सा जरिया है जिससे मेज ट्रैवल करते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर पाए तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और तब हम देखते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हवा में उड़ रहे होते हैं और यूनो बिना किसी परेशानी के हवा में उड़ रहा होता है। और यहाँ आस्था कुछ नहीं कर पा रहा होता और सभी स्क्वाड कैप्टन इसे नोटिस कर रहे होते हैं। तब क्रिम्सन लायन स्क्वाड के कैप्टन फ्यूगोलियन सोचते हैं, अगर इसके पास कोई प्रतिभा भी नहीं है फिर भी इसे कम से कम उड़ान भरने की कोशिश तो करनी चाहिए। तब साकी कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें बस अपने शरीर को रिलैक्स करना होगा, उसके बाद तुम इसे आसानी से कर पाओगे। पर हम देखते हैं कि आस्था फिर भी हवा में उड़ने में असफल हो रहा होता है। और तब हम देखते हैं कि सिल्वर एगल स्क्वाड के कैप्टन नोजेल सिल्वा एक लड़की से मिलने जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि रॉयल्टी को यह परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती और यह पहले से ही तय है कि तुम कहाँ जाओगी, तो ऐसी व्यर्थ हरकतें करना बंद करो। तब वह लड़की कहती है, मैं समझ गई भाई। तब कैप्टन नोजेल कहते हैं, वैसे भी तुम्हारी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वाह, वहां से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि आस्था किसी भी परीक्षण में कुछ नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होता। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, अब हम इस परीक्षा का अंतिम राउंड शुरू करेंगे जिसमें तुम्हें एक दूसरे के साथ मुकाबला करना होगा। तब कैप्टन फ्यूगोलियन कहते हैं, क्या तुम सभी तैयार हो? तुम्हें अपना एक साथी चुनकर अपने ग्रिमोर की मदद से लड़ाई करनी होगी। एक नाइट के रूप में हमें युद्ध करना आना चाहिए और हम वही देखना चाहते हैं। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, जब तक एक पक्ष हार नहीं मानता या गिर नहीं पड़ता तब तक ये परीक्षा चलती रहेगी, और जो लोग घायल होंगे उनके लिए हीलिंग मेज यहीं पर मौजूद हैं, इसलिए पूरी ताकत से लड़ो। तब आस्था सोचता है, क्या यह मेरा अंतिम मौका है? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, अब मुझे खुद को साबित करने के लिए किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ना होगा। तभी सके आसपास से लड़ने के लिए उसे चुनौती देता है। फिर उनकी लोग अब अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं ताकि हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। तभी सके उसके पास आकर कहता है, इतना ज्यादा ट्राई करना बंद करो, तुम तो बस एक बेकार सा चूहा हो जो गलत जगह आ गया है। मुझे तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए कि तुम यहाँ तक आए, और अब तू मेरी मैजिक नाइट्स में एंट्री पाने में मदद करेगा। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा समय बीता, तो चलो अब जल्दी से तुम्हें हरा देता हूँ ताकि तुम आराम से अपने घटिया से गांव वापस जा सको। और फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो चलो अब शुरू करें। वह एक शील्ड बना लेता है और सोचता है, तो कैप्टन आपको ये कैसा लगा? ये तकनीक न सिर्फ दूसरों के मैजिक से बचाव करती है बल्कि मैजिक बुलेट्स को फायर भी करती है। ये उसके बेकार से अटैक्स को बड़ी आसानी से टैकल कर लेगी, और जब वो पूरी तरह से थक जाएगा तब मैं इसी की मदद से उस पर हमला करूंगा। फिर वह कहता है, चलो आस्था, अब बताओ तुम क्या कर सकते हो। तब सभी लोग आस्था को देखकर हंसते हैं। काश मैं उसे उस लड़की के साथ लड़ते देख पाता।
इसकी तो ग्रिमवार भी बहुत ही बेकार है। तुम्हें लगता है ये कोई मैजिक इस्तेमाल कर सकता है? और मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी स्क्वाड में सिलेक्ट होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आस्था अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है। आस्था गर्जना करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी तरह अच्छा समय बिताने के लिए मैजिक नाइट्स ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास उससे भी बड़ा लक्ष्य है, मैं एक दिन विजिट किंग बनना चाहता हूँ। तब यूनो सोचता है, ये हारने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हें रास्ते में मैं हराऊंगा। कुछ लोग हैरानी से कहते हैं, आखिरकार यह है कौन? क्या ये सच में विजिट किंग बनना चाहता है? तब फिनराल कहता है, बाकी टास्क के अनुसार तो मुझे नहीं लगा था कि इसके पास इतनी ताकत होगी। तब यामी गंभीरता से कहता है, ये कोई मैजिकल पावर नहीं है। मुझे तो लगता है इसके पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। और फिर सोचते हैं, अब समझ में आया कि उस वक्त मुझे इसमें से कोई भी मैजिकल पावर क्यों नहीं महसूस हुई। और ये फिर भी कह रहा है कि ये विजिट किंग बनेगा? क्या ये मजाक है? और फिर हम देखते हैं कि बाकी कंटेस्टेंट्स भी आपस में लड़ने लगते हैं। उसी समय एक प्रतियोगी यूनो को चुनौती देता है और कहता है, चाहे तुम्हें चयन मिल गया हो और तुम रॉयल्टी भी ना हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा स्टेट्स और ताकत हमारे मुकाबले कितनी नीचे है। अब मैं तुम्हें एक यादगार कहानी दूंगा जो तुम अपनी गांव में जाकर सुनाओगे। तो चलो अब तैयार हो जाओ। और फिर वह अपने जादू से एक चमकदार बॉल बनाकर यूनो पर हमला कर देता है। लेकिन यूनो तुरंत अपनी हवा की शक्ति से एक तूफानी टॉर्नेडो बनाता है और हम देखते हैं कि वह प्रतिद्वंद्वी उस टॉर्नेडो में फंस जाता है और यूनो जीत जाता है। और फिर शाम को कैप्टन विलियम कहते हैं, अब ये परीक्षा समाप्त हो चुकी है, जब आपका नाम लिया जाए कृपया आगे आइए। तब ब्लू रोज कैप्टन चार्लोट कहती हैं, अगर कोई मैजिक नाइट कैप्टन आपकी ओर हाथ उठाता है तो आप उसकी स्क्वाड में जा सकते हैं और आप मना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक कैप्टन हाथ उठाते हैं तो ये आपका निर्णय होगा कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। और फिर कैप्टन विलियम कहते हैं, लेकिन अगर कोई भी कैप्टन हाथ नहीं उठाता तो आपको यहाँ से जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोगों को एक एक करके बुलाया जा रहा है, जिनमें से कुछ को चुना जा रहा है और बाकी लोग बाहर भेजे जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि यूनो को बुलाया जाता है और सबकी आंखें उस वक्त खुली की खुली रह जाती हैं जब यूनो के लिए हर एक कैप्टन अपनी बाहें उठा लेता है। ये देखकर वहां खड़ा हर कोई दंग रह जाता है। तब आस्था सोचता है, यह तो कमाल हो गया, ये सभी लोग इसे अपनी टीम में लेना चाहते हैं। आखिरकार यही है मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। तब यूनो सोचता है, मुझे उस स्क्वाड को चुनना चाहिए जो मुझे विजिट किंग बनने की दिशा में सबसे जल्दी पहुंचा सके। और फिर वह कैप्टन विलियम की स्क्वाड गोल्डन डॉन को चुन लेता है। और फिर हम देखते हैं कि अब आस्था का नाम लिया जाता है। वह मंच पर जाता है, लेकिन वहां खड़े किसी भी कैप्टन की ओर से एक भी हाथ नहीं उठता। ये देखकर आस्था स्तब्ध रह जाता है। सभी लोग उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं और वहां खड़े खड़े उसकी उम्मीदें टूटती नजर आती हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ाई में कितने अच्छे हो, पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहता जिसकी शक्ति के बारे में किसी को कुछ न पता हो। आखिरकार सभी कैप्टन को जादुई शक्तियां ही चाहिए। और तभी कैप्टन यामी अपने चारों ओर काला मैजिक छोड़ते हैं और सबको अपनी ताकत दिखाते हैं। और जब वो आस्था के पास पहुंचते हैं तो उनकी उपस्थिति से जो दबाव महसूस होता है वह वहां खड़े सभी लोगों को चौंका देता है। वे सभी ये सोचते हैं, ये होती है असली मैजिकल पावर। तब कैप्टन यामी गंभीर आवाज में कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, कोई भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। यही सच्चाई है। और जैसे कि तुमने खुद ही कहा था कि तुम विजिट किंग बनना चाहते हो, तो तुम्हें हम 9 कैप्टन से भी बेहतर साबित करना होगा। अब मेरे सामने खड़े होकर क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम बिना किसी जादुई ताकत के भी विजिट किंग बनोगे? क्या तुम सच में अब यही सोचते हो? तब आस्था बिना हिचक के जवाब देता है, चाहे मुझे आज मैजिक नाइट्स में शामिल होने का मौका ना मिले और चाहे कोई कुछ भी कहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जितनी बार भी बाहर निकाला जाए, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं विजिट किंग नहीं बन जाता। आस्था की ये दृढ़ता सुनकर यामी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ओ लड़के, तुम मुझे पसंद आए, चलो मेरी स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तब कैप्टन यामी दोबारा कहते हैं, क्या तुमने सुना नहीं? मैं तुम्हें ब्लैक बुल्स में शामिल होने का मौका दे रहा हूँ और वैसे भी तुम्हारे पास मना करने का कोई विकल्प नहीं है। और याद रखो, यह कोई आसान रास्ता नहीं होगा। हम तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। तो तैयार रहो, हम सब मिलकर तुम्हें इस काबिल बना देंगे कि तुम विजिट किंग बन सको। और फिर आस्था की आंखों में बीते पलों की यादें घूमने लगती हैं, उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें और अब ये नई शुरुआत। वो मुस्कुरा उठता है। फिर हम देखते हैं कि जो प्रतिभागी चयनित नहीं होते उन्हें वापस भेज दिया जाता है। अब तुम गोल्डन डॉन में हो और मैं ब्लैक बुल्स में। बस यहीं से हमारी असली प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। तभी अचानक आस्था का पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम की ओर दौड़ने लगता है।
उसे दौड़ते हुए देखकर साके सोचता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके आसानी से बच जाओगे? तुम्हारी वजह से मुझे लोअर रैंक मैजिक स्क्वाड मिली है जिसका नाम ग्रीन मैंटिस है। और तब साके अपने जादू से एक जहरीली छिपकली बनाता है और उसे आस्था की ओर भेज देता है। पर तभी यूनो अपने विंड मैजिक से उस छिपकली को पकड़ लेता है और साके से पूछता है, तुम कर क्या रहे हो? साके कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। तब यूनो गंभीरता से कहता है, यहाँ से चले जाओ, तुम आस्था के साथ मुकाबला करने के लायक नहीं हो। ये सुनकर साके चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि आस्था बाहर आ जाता है और वह और यूनो दोनों अपनी राहों पर निकल पड़ते हैं एक नई यात्रा की ओर। और फिर कैप्टन यामी बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, लेकिन तुम तो पहले दिन ही मुझे इंतजार करवा रहे हो। और फिर वे आस्था को शेर की तरह पकड़ लेते हैं और फिनराल से कहते हैं, चलो अपना स्पेस मैजिक इस्तेमाल करो। आस्था हैरान होकर पूछता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तब कैप्टन यामी मस्ती भरे अंदाज में जवाब देते हैं, क्योंकि तुम मैजिक से उड़ नहीं सकते तो तुम्हें कोई ट्रांसपोर्टेशन मैजिक सीखना पड़ेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। फिर वे आस्था को जबरदस्ती पोर्टल में धकेल देते हैं और तभी हम देखते हैं कि फिनराल का मैजिक एक्टिवेट होता है और सब लोग अचानक से ब्लैक बुल्स के बेस के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही आस्था जोश से भरकर दरवाजा खोलता है और जोर से चिल्लाता है, मैं आस्था हूं और आज से ब्लैक बुल्स का हिस्सा बन गया हूं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि बेस के अंदर से एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे वो हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। और यहीं से शुरू होती है आस्था की असली ब्लैक बुल्स वाली जिंदगी। तो ये था आज का पार्ट और यहीं होता है इसका दिलचस्प अंत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें कहानी कैसी लगी और क्या तुम इसके अगले पार्ट का इंतज़ार कर रहे हो। मैं जल्दी लौटूंगा एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।